जब ये थोड़ा-सा डाउट मेरे मन में आया, तो भी मुझे मेरे मन में इमेज ये थी कि एनसीईआरटी से पूछना है कि जो आपने डाला, ये सच है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए। हुआ क्या पुष्पेंद्र जी कि स्टूडेंट से बातचीत चलती थी, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लगती थी जो मुझे ऐसा मानता था कि या तो मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, या जो ये बच्चे बोल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन गलत है। तो मुझे लगा कि इसको मुझे डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें थोड़ी मुझे सीरियस लगी। तो मैंने एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें उठाई जो आजकल चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं जो, और उनमें जो मुझे डाउटफुल लगा उनको मैंने मार्क करके एनसीईआरटी को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन डाल दी। लगभग 110 एप्लीकेशन मैंने उन्हें भेजी कि आप ये बताइए कि जो चीजें आप इसमें क्लेम कर रहे हैं वो किस आधार पर करें, उसका एक सर्टिफाइड कॉपी हमें प्रोवाइड कर दी जाए। तो उन्होंने आंसर तो सबके दिए, लेकिन सबका एक ही रटा रटाया आंसर था कि हमारे डिपार्टमेंट में इसके कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो अब ये अपने आप में इतना बड़ा स्कैंडल होना चाहिए, इतना बड़ा इशू होना चाहिए था, लेकिन ये 2011-12 की बात है, जब हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मोदी की सरकार आएगी, इस तरह के लोग आएंगे जो हम थोड़ा सा पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। तब तक मैं पूरी तरह से सेक्युलर, बल्कि मैं एक कम्युनिस्ट जैसा हुआ करता था। मैं ये मानता था कि ये हिंदू मुस्लिम सब बेकार की चीजें हैं, इस्लाम भी वही है, क्रिश्चियनिटी भी, जो मैं आज नहीं मानता, लेकिन तब मैं यही मानता था। तो जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, तब मुझे समझ में आया कि तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे देश के साथ। और तब जो किताब आपने दिखाई वो मैंने उस समय लिखी थी। तो एक ब्रीफ सा मैंने आपसे बताया कि किस तरह से टूल किट वहां मैकॉले के टाइम से चल के यहाँ तक आ रही है। जी। तो अभी जो जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों के बारे में जो आपकी रिसर्च है, उसमें आपको क्या लगता है, और जो हमारे यहाँ सिलेबस तैयार किया जाता है, वो लगता है आपको कि इन सिलेबस में भी आज भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग सच न जाने और वो झूठ लगातार चलता रहे? हमारी जनरेशन तो निकल गई, अभी भी मैं देखता हूँ कि जिस किस्म की किताबें छापी जा रही हैं, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास वन के कोर्स में रामानुजम की एक किताब चल रही थी, और उसमें यहाँ ये बीए की बात बता रहा हूँ, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जैसी जगह में जो बड़ी वाइब्रेंट जगह है, उसमें लिखा गया कि साहब जो है सीता माँ जो है वो रावण की चीख से पैदा हुई, और फिर उसमें ये कहा गया कि जो लक्ष्मण थे उनके साथ उनके अनैतिक संबंध थे, और ये 10 साल तक चला नीरज भाई। और फिर वो कुछ एक्टिविस्ट थे, आपकी हमारी तरह थे, वो लोग लगे और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई लड़नी पड़ी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब हमारे सामने हुआ और हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी। मतलब अब इतनी ब्लंट मामला था, उस पर भी कोर्ट ने सुनवाई करने की कोशिश की। एक तरफ तो कोर्ट यहाँ सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थी, सुओ मोटो लेने के लिए तैयार नहीं थी, और दूसरी तरफ ये हाल है कि एक मुसलमान अगर जाके कह रहा है कि कुरान शरीफ में 26 आयतें जो हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं और इस देश के अंदर वो दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ हैं, और जस्टिस जेड.एस. लोहात ने 86 के अंदर ही उन्हीं 26 आयतों पर रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं, वो नहीं सुन रहा है, वो उसमें हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भारत के हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की परिभाषा वो बता देंगे कि इनकी परिभाषा ये है, यही तो। मेरा कहना यह है कि जो आज हमारे यहाँ जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, हम ये मानते हैं कि जो 3 जघन्य अपराध हुए हैं आजादी के बाद से, कि जितना भी हमारे यहाँ का जो जो स्कूलिंग है, वो प्राइमरी एजुकेशन, वो हमारे यहाँ क्रिश्चियंस के हाथ में चली गई है। आप ये देखें, सारा का सारा उनके हाथ में चला गया है, और टोटल उसके बाद की जो शिक्षा है वो वामपंथियों के हाथ में चली गई है। और मेरे और आपके जीवन में देखते देखते जाने अनजाने में पूरा एंटरटेनमेंट जो है वो जिहादियों के हाथ में चला गया। तो अब ये 3 एक ऐसी चीजें हैं कि अगर तीनों में कहीं भारत नजर नहीं आता, भारत की नदी को क्यों हम पूजते हैं, भारत में पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हम सूर्य को नमस्कार क्यों करते हैं, हमारे लिए आज हमसे कहा जा रहा है कि साहब देखिए क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है। भाई हमारे तो हजारों हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बता दिया था कि भाई पीपल को बचा के रखना है। अब उसको बचाने के लिए उन्होंने उसको एक इशारे में कहा कि इसकी पूजा करनी चाहिए। तो मकसद ये था कि आप उसको प्रोटेक्ट करें कि दिस इज द ओनली ट्री विच गिव्स 24 आवर ऑक्सीजन देता है। तो हमारे साथ तो एक तरीके से कहें कि ये लगातार जारी है। और आज देखें, जब भी कोई पेंडेमिक आती है तो किस तरीके का हमारे यहाँ बवाल मचाया जाता है,
और जो हमारी अपनी परंपराएं हैं, जो हमारे हमारे देसी इलाज हैं, उसको कितना कितना अलग तरीके से किया जाता है। जैसे 1948 में नासा आया, तो नासा से पहले भी हमारे यहाँ लोग बताते थे कि सूर्य ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण कब है और इस बीच में क्या करना चाहिए। तो मैं चाहता था कि स्कूल के लेवल पे क्या-क्या हुआ है, एनसीईआरटी पे जैसे आपने जी, बहुत सारा काम किया है, उसके बारे में ज़रा-सा आप बताएँ? जी, जी। अ, इसमें आपने जब कोड की बात की तो मैं वो भी आपके साथ अब शेयर करता हूँ कि ये जब आरटीए एप्लीकेशंस लगाई, उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद मैंने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया कि वास्तव में ये चीज़ मैच करती है या नहीं करती। तो मैं आपको उसके 1-2 छोटे-छोटे उदाहरण देता हूँ। जैसे 7वीं क्लास की किताब में जो अभी एनसीईआरटी की किताब चलती है, उसमें शायद पेज नंबर 10 है, उसमें 14वीं सदी का एक सूफी कवि नहीं कहना चाहिए, पोएट होता था अमीर खुसरो। उसका एक कोटेशन डाला गया है। वो कोटेशन अमीर खुसरो लिख रहा है कि इस देश में क्या-क्या किस प्रदेश में कौन-कौन सी भाषा चलती है। तो मैंने इनसे आरटीए के तहत ये माँगा था कि आप बताइए कि ये आपने कोट कहाँ से लिया? तो जब उन्होंने मना कर दिया, मैंने अमीर खुसरो की उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसने तो फ़ारसी में लिखा था, मुझे आती नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन थी आज से लगभग पौने 200 साल पहले 2 अंग्रेज ऑफिसर थे, इलियट और डॉसन। उन्होंने एक 8 वॉल्यूम का सेट लिखा है, जिसमें उन्होंने ये जितने मुस्लिम आक्रांता आए थे, इनके जो क्रॉनिकलर थे, उनकी किताबों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे रखा है। तो उसमें जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी दिखनी शुरू हुई वहाँ पर। तो डिस्क्रिपेंसी क्या थी? अच्छा, इसमें बहुत बड़ी कहना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जो आप टूल किट वाली जो आपने बात की, ये काम बहुत स्मार्टली करते हैं। स्मार्टली इन द सेंस के उन्हें धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हुआ, जैसे अभी आपने बात की कि हमने कोर्ट तक जाते हैं और फिर वहाँ से इसकी लड़ाई करके हम डिसीजन लेते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि पहले क्या हो रहा था, बिल्कुल ब्लैटेंट झूठ लिखा जाता कि मान लीजिए लिख दिया भगत सिंह एक आतंकवादी था, तो जज को वो सामने दिखाई दे रहा है, उसको फिर स्ट्राइक डाउन कर देता। या उन्होंने लिख दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिख दिया पहाड़ी चूहा है, तो उसे वो हटा देते थे। अब ये चालाकी के बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचे हुए हैं, और उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ क्या है। अब इसमें मेरे सामने जो पेज खुला, पेज नंबर 10 है, छोटा सा कोट है। वो कह रहे हैं इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज, फिर आगे कोटेशन शुरू होता है, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अब मैं इस एक सेंटेंस पे रुक जाता हूँ। जब मैं अमीर खुसरो की किताब पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है, वो शुरू कैसे कर रहा है, एज आई वॉज बॉर्न इन हिंद आई मे बी अलाउड टू से अ वर्ड रिस्पेक्टिंग इट्स लैंग्वेजेस। अब आप दोनों अगर सेंटेंसेस की तुलना करेंगे, तो आपको क्लियरली बता रहा है कि मैं हिंद की बात कर रहा हूँ। इन्होंने हिंद हटा के उसको रीजन कर दिया। अब इसका उनका उद्देश्य क्या है? एक थ्रेड पूरी पूरी एनसीईआरटी में चल रहा है कि उन्होंने एक नैरेटिव ये बनाना है कि हिंदुस्तान कभी भी यूनाइटेड नहीं था, ये तो अंग्रेजों ने जोड़ के इसको यूनाइट कर दिया, नहीं तो ये तो खंड खंड बटा हुआ था। ये डायरेक्टली बोलने की बजाय ये इस तरह के छोटे छोटे हैं कि देखो भाई, अमीर खुसरो आज से 700 साल पहले भी ये कह रहा था, जबकि वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि मैं क्योंकि हिंद में पैदा हुआ इसलिए मैं यहाँ की लैंग्वेजेस की प्रशंसा करते हुए ये बात कह रहा हूँ। फिर इन्होंने अमीर खुसरो का आगे कोट उठाया, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, वो सारी भाषाएं जो बोल रहा है उसकी बात की, और फिर ये 4 लाइनों के बाद उसका कोट जो है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला, उसको बंद कर देते हैं। फिर आगे एनसीईआरटी का अपना कमेंट आता है, अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत which did not belong to any region. It was an old language। और फिर 8 शब्द अमीर खुसरो के, कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। अब ये जो मैंने आपको 8 लाइनें शेयर की एनसीईआरटी की, इनसे इसमें कितनी मक्कारी है वो आप बड़े आराम से ऐसे ही समझ जाएंगे। एक तो हिंद को रीजन बना दिया, दूसरा कोट तोड़ने के बाद 8 शब्द इन्होंने अपने जोड़े हैं। अब जो इन्होंने उसमें से गायब किया है वो क्या है? वो
जो कोर्ट में डाला है वो बिल्कुल ठीक है, वो वैसी भाषाएं बताता है। फिर वो आगे क्या कहता है, देयर इज एट दिस टाइम इन एवरी प्रोविंस। अब प्रोविंस तो हमेशा किसी राष्ट्र का होता है, तो वो भी फिर स्पष्ट कर देता कि ये जो प्रोविंसेस हैं ये हिंद के हैं। देयर इज एट दिस टाइम इन एवरी प्रोविंस अ लैंग्वेज पेक्यूलियर टू इटसेल्फ एंड नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर। और फिर जब वो उसको आगे लेके जा रहा है, फिर दोबारा बोलते हैं, दीज आर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ हिंद विच फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स हैव बीन अप्लाइड। तो ये अमीर खुसरो का अगर पूरा कोड एज इट इज डाल देते तो जो ये पूरा 6 साल का नैरेटिव बनाते हैं बच्चों के माइंड में ये डालने के लिए कि खंड खंड टुकड़े थे, बच्चे को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि एक ही देश की बात हो रही है, प्रोविंसेस की बात हो रही है, उन्हीं की भाषाओं की बात हो रही है और एक एंशिएंट टाइम से यूज हो रही है, यानी ये बहुत पुरानी सभ्यता है। अच्छा, फिर जहां पर संस्कृत की बात आई उसमें वो क्या बोल रहा है, बट देयर इज अनदर लैंग्वेज मोर सिलेक्ट देन द अदर्स व्हिच ऑल द ब्राह्मण्स यूज, इट्स नेम इज संस्कृत। तो वो यही की भाषाओं के साथ जोड़ के बता रहा है कि ये सबसे स्पेशल लैंग्वेज है यहाँ की और ये भी पुराने समय से यहाँ पर चल रही है। अब इसे यहाँ से हटाने के 2 ऑब्जेक्टिव हैं इनके। पहला ये कि क्योंकि इन्होंने हमारे देश की जितनी परंपराएं हैं उन सबको डिग्रेड करके दिखाना है। इसमें एक कहते हैं ना स्मोकिंग गन अगर चाहिए कि एविडेंस चाहिए, आप 6ठी से लेके 12वीं तक की किताबें उठा लीजिए और मुझे कहीं पर सिर्फ एक पैराग्राफ दिखा दीजिए, मैं यहाँ ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, केवल एक पैराग्राफ दिखा दीजिए जो भारत की प्रेज कर रहा हो, भारत की परंपरा किसी भी चीज की प्रशंसा कर रहा हो। अब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि आप अपने ही देश की एक शब्द की प्रेज नहीं कर रहे लेकिन बाहर पनपे हुए जो मजहब है उनकी प्रशंसा करते जा रहे हैं। तो उसके लिए दूसरा जो टूल है वो इनका क्या है कि जितने वो स्तंभ हैं, जितने वो पिलर्स हैं जिस पर कोई भी समाज कोई भी सभ्यता खड़ी होती है उनको गिराना है। तो पिलर क्या होते हैं, उनकी जो भाषा है, संस्कृत को गिराना है, उनके वो इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने इस देश को बचा के रखा, वो हमारे देश में उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, हालांकि आज उसे जातिवाद से जोड़ देते हैं जबकि ऐसा कहीं आपको हिस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने ब्राह्मण और एंटी ब्राह्मण का एक नैरेटिव क्रिएट करना था और संस्कृत को डिग्रेड करना था। तो उसके लिए इन्होंने इसी एक पैराग्राफ में 3 काम किए हुए हैं। पहला ये कि संस्कृत को बाहर की भाषा दिखाना है, डायरेक्टली बोलेंगे तो फंस जाएंगे, आप जैसा कोई जाके कोर्ट में खड़ा कर देगा। विदेशी भाषा डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्टली लिखेंगे। दूसरा ये एस्टैब्लिश करना है कि वो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, सबसे घिसी पिटी थ्योरी, जो कोई भी एक भी जिस इतिहासकार जिसमें जरा सा भी आत्मसम्मान है उसको रिजेक्ट कर चुका है। सारी विदेशी यूनिवर्सिटीज उसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। सारी साइंस, सारी जितने ब्रांचेस हैं, आप अगर उसमें क्या क्या मैं नाम हूं उसमें, अगर आप खगोल विद गलत हो जाएगा, अगर आप जियोलॉजी का उदाहरण ले लें, जितनी भी आप ब्रांचेस देखेंगे वो सारी की सारी इसको निगेट कर देती हैं कि कभी कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी नहीं हुई। तो इसलिए उसे डायरेक्टली नहीं डालते, उसे इनडायरेक्टली डालते हैं। ये मैं वो भी इसमें जोड़ूंगा एक बार। अब यहाँ पर जो ये ब्राह्मण की बात कर रहे हैं उसको जोड़ते हैं आर्यंस के साथ कि आर्यंस बाहर से आए, विदेशी थे, वो ब्राह्मण थे और उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो उसके लिए इनका जो नैरेटिव है, क्योंकि आपने कहा कि किस किस तरह से डाल रहे हैं, तो मैं एक चीज और मैं इसमें ऐड करता हूं, यही वाली कड़ी कि हमने ये स्थापित करना है कि हिंदुस्तान कभी यूनाइटेड था ही नहीं, कोई भारत नहीं था कभी। तो इसी 7वीं क्लास में एक ये डालते हैं, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। फिर उसके बाद when the term was used in 13th century by Minaji Siraj, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. और फिर आगे एक लाइन डाल देते हैं, the areas included in this term यानी हिंदुस्तान shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India within it. तो ये एक सेंटेंस उन्होंने डाल दिया, वो जो नॉर्थ साउथ डिवाइड आज हम अपने पूरे देश में देखते हैं, जो द्रविडियन मूवमेंट है, ये उसमें एक और लाइन उन्होंने ऐड कर दी।
अच्छा, तो जितने नैरेटिव आप तोड़ने वाले देख रहे हैं, वो सारे आपको इस एजुकेशन में मिलते हैं। जब मैंने एनसीईआरटी से इसके लिए एविडेंस माँगा, तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो फिर अच्छा, अब मैं क्योंकि आपको बता चुका हूँ मैं पूरा सेक्युलर कम्युनिस्ट टाइप का होता था, तो मैंने कहा हो सकता है भी इनका नैरेटिव बिल्कुल ठीक हो, मुझे कम से कम प्रमाण तो होना चाहिए मेरे पास। तो मैं प्रमाण ढूँढने बैठा कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी हमारे देश में आएगा, अब पहले मैंने क्या किया, हमारे देश में मिलता है महाभारत और मनुस्मृति। महाभारत टाइटल अपने आप में बता देता है कि भारत की बात हो रही है, तो महाभारत तो होगा ही। तो भारत एक यूनाइटेड देश है और महाभारत में आपको बहुत जगह पे स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि जितनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जितनी दक्षिण की स्टेट्स हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु, सारे आपको शब्द बाय शब्द मिल जाते हैं महाभारत के अंदर। लेकिन अच्छा, मैंने किसी से बात की, मुझे तब पता नहीं था कि वो खालिस्तानी है। मैंने कहा देखो यार ये मिलता है, वो कहता है ये तो ब्राह्मण ने लिखी किताबें ना, तो झूठ हुंदा। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है। दूसरी किताब मैंने देखी मनुस्मृति, मनुस्मृति में भी आपको मिल जाता है कि समुद्र तक है, लेकिन उसको तो ब्राह्मणवादी बोल के नकार देंगे। फिर मुझे ढूंढना था कि जब विदेशी आ रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं। तो जो सबसे पुराना एविडेंस हमें मिलता है पुष्पेंद्र जी, वो हमें मिलता है आज से लगभग 2300-2400 साल पुराना। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य वाला समय था, उस समय मेगस्थनीज आया था ग्रीस से यहाँ पर। वो पाटलिपुत्र में 10-12 साल रहा और उसने अपनी किताब लिखी है, जिसे इंडिका कहा जाता है। वो किताब पूरी की पूरी नहीं मिलती, उसके कुछ टुकड़े मिलते हैं, लेकिन उन्हीं टुकड़ों में आपको जहां पर वो हिंदुस्तान की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वहां पे वो बिल्कुल स्पष्ट करके बताता है कि वो हिंदुस्तान को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ समुद्र पहाड़ों से शुरू होता है और नीचे पूरा समंदर तक जाता है। तो वही मैंने कोर्ट केस में भी यूज किया। कोर्ट केस की भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। फिर अच्छा, ये तो हुआ 2300 साल पुराना। तो उसके बाद आते हैं जब महमूद गजनवी यहाँ पे आया, उसके 1300 साल बाद और लगभग आज से 1000 साल पहले। उसके साथ एक आदमी था अल-बेरूनी। अब वो एक कट्टर मुसलमान था, उसने अपनी किताब लिखी है किताबुल हिंद। उसे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी वो पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी है वो एक्सप्लेन करता है, और उसमें मैं उसकी एक लाइन पढ़ के बताता हूँ। वो सारे प्लेन्स बता रहा है कि यहाँ पर तुर्किस्तान है, काबुल है, बदशकन है, तुखारिस्तान है, बामियान है। फिर वो उसमें रेफरेंस दे रहा है, वन ऑफ दीज प्लेन्स इज इंडिया, लिमिटेड इन द साउथ बाय द अबव मेंशन्ड इंडियन ओशन and on all three other sides by the lofty mountains, the waters of which flow down to it. और फिर अगले पेज पर चले जाइए, फिर वो लिख रहा है, the southern frontier of India is formed by the southern ocean. अब इससे बड़ा एविडेंस आपको कोई नहीं चाहिए कि आप यहाँ वालों को तो ब्राह्मणवादी बोल दोगे, लेकिन जो मेगस्थनीज है वो ब्राह्मण नहीं था, वो तो यवन था, मलेच्छ था। जो अल-बेरूनी था वो यवन था, मलेच्छ था, मुसलमान था। वो तो ना वो पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ का कोई साथी था, ना वो संघी था, ना वो आर्य समाजी था, ना वो भक्त था। तो वहां से ये नैरेटिव टूटना, जो सच्चाई है वो आपको सामने दिख जाती है कि किस तरह से इन्होंने झूठ की टूल किट तैयार करके रखी है। और अब जो आपने बीच में बात की कोर्ट केस की, वो मैं स्किप कर गया बीच में। जब ये मैंने सारी चीजें पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि उस समय, क्योंकि हमें आशा नहीं थी कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारी बात भी सुनेगी, तो मुझे लगा इसका एक ही ऑप्शन है कि हम कोर्ट में जाएं, कोर्ट के माध्यम से ही किताबें जो है ठीक कराएं। क्योंकि जो बच्चे इनको पढ़ेंगे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाएगा अपने समाज के प्रति। और ये हाँ, एक मैंने ये नोटिस भी कैसे किया, अब हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम देखते थे कि मेरे यहाँ से जो सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं वो कोई जापान जा रहा है, कोई जर्मनी जाता है, और वहां से बच्चे यहाँ आ रहे थे। तो पुष्पेंद्र जी, आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने तो बड़े क्लियरली देखा कि अमेरिकन बच्चा है, जापानीज है, फ्रेंच है, चाइनीज है, इन बच्चों में आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, एक गर्व दिखाई देता है। हमारे देश के जो बच्चे हैं, जब तक तो आप उनसे सिलेबस की बात करें, मैथ्स की, मैं क्योंकि ब्रिलियंट बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, मैथ्स और साइंस में वो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। लेकिन जब आप उनसे उनके कल्चर की बात करेंगे, आपको लगेगा इनकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है कहीं पे।
तो वो मुझे लगता था कि क्यों इनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी नहीं, क्यों स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो जब मैंने ये सारा रिसर्च किया तब मुझे समझ आया कि किस तरह से सिस्टमैटिकली हमारे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म किया गया इन किताबों के माध्यम से। और तब मुझे लगा कि इस पे कोर्ट केस करना चाहिए। तो हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसमें पिटिशन फाइल की और उसमें उद्देश्य यही था कि इन किताबों को चेंज करवाया जाए। तो जो माननीय जज साहब थे वहां पर, हमने उनसे कहा कि हमारी पिटिशन एक्सेप्ट करें। अब वो मेरी गलती थी, नादानी थी, मुझे पता नहीं क्या था। मैंने रिसर्च की तो वो इतना मोटा पुलिंदा बन गया 1300 पेजेस का। अब इतनी मोटी पिटिशन है, पता नहीं जज कोई पसंद करे या नहीं करे। तो उन्होंने बोला आप हमें बताओ इसमें क्या है। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने वहां पर जज साहब को बोलना शुरू किया कि आप देखिए इसमें ऋग्वेद के बारे में ये गलत चीज लिखी है। तो बोले यार ऋग्वेद तो आज तक कोई नहीं समझ पाया उसके अंदर क्या लिखा है, आप नई चीज खड़ी करोगे, आप ये पिटिशन जाके एनसीईआरटी को भेजो। तो ये बोल के, और अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप हमारे पास वापस आ जाओ। तो ये किया कोर्ट ने हमारे साथ। अच्छा, फिर एनसीईआरटी को हमने पिटिशन, तब तक सरकार बदल गई। तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंस आया कि भाई हो सकता है अब ये लोग सुन लें। तो वहां पर एक जो डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के, उनसे मिले, कोई सेनापति करके थे। तो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक जो बिहेवियर होता है कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो हम देखे आ गए। होना क्या था, कुछ नहीं हुआ। तो जब 6-8 महीने तक हमें कुछ पता नहीं चला, फिर हमें ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए फिर से आरटीआई एप्लीकेशन लगाना पड़ा। तो उसके जवाब में बताया उन्होंने कि ये जो किताबें हैं ये जेएनयू के प्रोफेसरों ने लिखी थी, इसलिए आपकी पिटिशन हमने जेएनयू वालों को भेज दी है, वो इसमें ठीक है और क्या गलत है। तो उसके बाद उनका जवाब आया लगभग 200 पेजेस का कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सरल सी भाषा में ये बोल रहे थे कि तुमने जो करना है कर लो, हम अपना काम कर चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ पुष्पेंद्र जी के आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यही है कि आज तक हम कोई परिवर्तन करवा नहीं पाए। एनसीईआरटी के साथ भी हमने धक्के खा लिए, कोर्ट में भी चले गए, तो ये काम कोई ज्यादा हम कर नहीं पाए, ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पाए इसे।